चलिए भाई, अब तक क्या सीखा था आपने इसके अंदर? कॉस्ट के बारे में बताओ। कॉस्ट के बारे में अब तक क्या जानते हो आप लोग? क्या होती है कॉस्ट? बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग रिपीट करने वाले हैं। आप लोग जानते हो कि कॉस्ट क्या होती है। आपने कई तरह की कॉस्ट के बारे में जान लिया है ना। टीएफसी के बारे में हमने जान लिया है। ग्राफ के ऊपर कैसे शो होती है हम जानते हैं। टीवीसी का क्या बिहेवियर है हम जानते हैं। टीसी का क्या बिहेवियर है, और इन तीनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होता है ये भी आप जानते हैं। और काफी हद तक आपने ये भी जान लिया है कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, या फिर एवरेज कॉस्ट क्या होती है, जानते हो। अब देखो, आज जो हम बात करने वाले हैं, जरा एक बार ध्यान देना, लिखा क्या है बोर्ड के ऊपर? रिलेशनशिप बिटवीन एएफसी, एवीसी एंड एसी। अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर ये तो टॉपिक हमने शायद पहले भी पढ़ा हुआ है। नहीं, वो टॉपिक क्या था? रिलेशनशिप बिटवीन टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी। ये एवरेज जो कॉस्ट है उनके बीच का रिलेशनशिप है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप अगर इस वाले ग्राफ को ध्यान से देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक एग्जाम में टेबल के लिए वो खुद ना बोले, आप ग्राफ को ड्रॉ करिए, गलत नहीं होगा। बस शर्त है कि आपको बिना टेबल के ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो ग्राफ अगर मैंने अपने हिसाब से बनाया तो गलत बन सकता है, तो भैया अच्छा है कि आप पहले टेबल ड्रॉ कर लीजिए। और टेबल को ड्रॉ करने के लिए आपको नंबर्स, कौन सी कॉस्ट की वैल्यू पे कितना कितना आता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि आप अपना टाइम बचाओ, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, जितना हो सके ग्राफ की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको बार बार टेबल का सहारा ना लेना पड़े। ठीक है, तो इसमें आप अगर देख पा रहे हो तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। एएफसी कर्व का शेप हमेशा ऐसा ही बनता है, बनता नहीं है क्या? कैसा बनता है बताना? डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सेम ऐसा ही है। अच्छा, एएफसी का लेकिन स्लोप ऐसा क्यों बनता है? आपने क्या सीखा था सर? क्योंकि एएफसी को निकालने का जो मेथड क्या था, एएफसी इज इक्वल टू क्या होता है? टीएफसी अपॉन में आउटपुट। और टीएफसी हर एक लेवल पे कैसी होती है? कांस्टेंट, लेकिन आउटपुट बढ़ता है। तो अगर आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को बढ़ती हुई चीज से डिवाइड करते हो ना, तो आपका आंसर हर बार कम आता है। तो इसीलिए हमारा एएफसी कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप होता है। सर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एएफसी फॉल करता है। ये क्लियर हुआ? अच्छा, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसके भी ऊपर मैंने बात करी थी कि चाहे कितना भी फॉल कर जाए एएफसी कर्व, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि किसी भी लेवल पर एएफसी कर्व कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और एएफसी कर्व कभी जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एएफसी हम जहां से निकालते हैं ना, टीएफसी, वो कभी किसी लेवल पर जीरो नहीं होता। इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। तभी उसका नाम क्या पड़ा था? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पड़ा था। क्लियर हो गया? तो सर ये पॉइंट तो क्लियर हुआ हमें कि एक्स एक्सिस के ऊपर एएफसी कभी भी टच नहीं करेगा, बिकॉज इट कैन नॉट बी जीरो, बिकॉज टीएफसी कैन नॉट बी जीरो। लेकिन सवाल ये आता है कि वाई एक्सिस पे ये स्टार्ट कहां से होगा? जवाब है हमें नहीं पता। हमें नहीं पता, बिकॉज व्हेन द आउटपुट इज जीरो, एएफसी इज इंफिनिटी। मतलब क्या है इसका? हमें नहीं पता कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे एएफसी का वैल्यू क्या रहा होगा। इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज इंफिनिटी। इसलिए इसको हम वाई एक्सिस से भी टच होता हुआ दिखा नहीं सकते। अच्छा, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? एवीसी कर्व, एवीसी कर्व का शेप हमेशा कैसा होता है? यू शेप। एसी कर्व का शेप क्या होता है? हमेशा अगेन यू शेप। मैंने पहले भी कहा था कि कोई भी कर्व अगर यू शेप बनता है तो क्या मतलब है कहने का? कि सर इनिशियल स्टेज में पहले वो फॉल कर रहा है, फिर अपने मिनिमम पॉइंट पे आने के बाद क्या हो रहा है? वो राइज करता है। और ये दोनों कर्व इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एसी कर्व हो या क्या हो, एवीसी कर्व हो, बोथ आर यू शेप। इनिशियली दे बोथ फॉल, after reaching the minimum point they start rising, that's why they are U shape curve. हमेशा ध्यान रखना, AFC कर्व कभी भी U shape नहीं होता, it is always a downward sloping curve. पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब एक बात लिखी है यहां पर बहुत सारी, आप अगर उसके ऊपर ध्यान दोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की बातें लिखी है मैंने। जरा पढ़ना क्या लिखा है? आउटपुट इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द अदर हैंड एएफसी, एवीसी एंड एसी आर शोन ऑन द वाई एक्सिस। जो आपका वर्टिकल एक्सिस है उसमें मैंने आपकी कॉस्ट दिखा रखी है, और जो कौन सा आपका एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, वहां पे क्या दिखाया है? आउटपुट।
ठीक है, अगला पॉइंट आते हैं, जरा पढ़ना क्या लिखा है। AFC इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व एज AFC फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट, ये हम जान चुके हैं। AVC एंड AC बोथ आर यू शेप्ड कर्व। क्यों होते हैं यू शेप कर्व, क्यों होते हैं? अभी मैंने दिया रीजन। इनिशियली फॉल करेंगे, मिनिमम पॉइंट तक पहुंचेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। AC is always above AFC and AVC as it is the sum of both. AC कर्व आपको हमेशा इन दोनों कर्व के ऊपर दिखाई देगा। क्या इसमें भी ऊपर है? किसी भी ऑथर की, किसी भी राइटर की बुक उठा के देख लो, आपको ये डायग्राम में हमेशा AC कर्व इन दोनों कर्व के ऊपर दिखाई देगा। क्यों सर? क्योंकि इन दोनों का सम होता है। 2 + 3 कितना होता है? 5। 5 की वैल्यू 2 और 3 से क्या है? ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि दोनों का सम है। बिल्कुल सेम वे में AC कर्व हमेशा AFC और AVC से ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम होता है। ये क्लियर है? ठीक है, जरा पढ़ना। गैप बिटवीन AC एंड AVC डिक्रीजेस एज आउटपुट राइजेस बट नेवर टच ईच अदर। कहता है कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे AC और AVC का जो गैप है इनके बीच का, वो कम होता रहेगा, लेकिन कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ये छुएगा नहीं कभी। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि इनके बीच में एक ऐसी कॉस्ट भी है जो कभी जीरो नहीं हो सकती, और वो है AFC। इसमें TFC कैसे आ गया? वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज कॉस्ट कर्व, तो इसमें TFC का जिक्र मत करो। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आपको आ रही है? ऐसे कर रहे हो? मैं पूछूंगा भी, प्रॉपर फीडबैक मिलना चाहिए। क्या सुनना? मैंने इसके बारे में क्या बोला? AC और AVC कितना भी पास आ जाए कभी टच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि इनके बीच में एक कॉस्ट और भी है, AFC, जो कभी जीरो, अगर वो जीरो हो जाती तब AC और AVC बराबर होते। और क्या मतलब है बराबर का? टच कर जाते। और टच कभी नहीं करेंगे क्योंकि कभी बराबर नहीं हो सकते। बराबर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उनके बीच में AFC है जो कभी जीरो नहीं हो सकते। आगे बढ़ सकते हैं? उम्मीद करता हूं कि ये वाला डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अच्छा, अगली कॉस्ट जो कि आखिरी कॉस्ट है पूरे चैप्टर की, नाम क्या उसका? मार्जिनल कॉस्ट। इसको शॉर्ट में MC कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। आपको पता है, हालांकि ये सबसे आखिरी कॉस्ट है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट। बिजनेसमैन के लिए मार्जिनल कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? जरा पढ़ते हैं एक बार लिखा क्या है, जरा पढ़ना। मार्जिनल कॉस्ट, इट इज एन एडिशनल कॉस्ट। मार्जिनल वर्ड का मतलब क्या होता है? एडिशनल, एक फालतू। एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ एन आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। क्या मतलब है कहने का? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सर आपने 1000 मार्कर बनाए थे। क्या बोला? 1000 मार्कर आपके लिए क्या है? आउटपुट। 1000 मार्कर को बनाने की कॉस्टिंग आई, मान लेते हैं 10,000 रुपीज। कितनी आई? 10,000 रुपीज। क्या है? टोटल कॉस्ट। 1000 मार्कर आउटपुट है और 10,000 इस पर पैसा लगा है, पूरे 1000 पेन के ऊपर। तो 10,000 रुपीज क्या हुई तुम्हारी? टोटल कॉस्ट। आपने एक एक्स्ट्रा पेन और बनाया, कितना हो गया? 1000, एक पेन हो गया, तुम्हारी कॉस्टिंग पहुंच गई, मान लेते हैं 10,100। कितना? 10,100। अब ये बताओ इसमें मार्जिनल कॉस्ट क्या है? 100 रुपए एडिशनल कॉस्ट। जब आपने एक फालतू मार्कर बनाया, एक फालतू, उसकी वजह से तुम्हारी कॉस्ट कितनी बढ़ी? दैट इज योर मार्जिनल कॉस्ट या एडिशनल कॉस्ट बोल सकते हो, एक ही बात है। तो मैंने आपके सामने नाम लिए दो। पहला क्या लिया? मार्जिनल कॉस्ट या एडिशनल कॉस्ट, कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, हाउ टू कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट। आपके सामने लिखा हुआ है, जरा पढ़ना क्या लिखा है। मार्जिनल कोई भी वैल्यू होती है ना, क्या बोला? मार्जिनल, चाहे वो MU है, चाहे वो MP है, चाहे वो MR है, चाहे वो MC, कुछ भी अगर चीज क्या है मार्जिनल, हमेशा टोटल से निकलती है। क्या बोला? टोटल से निकलती है। देखो ध्यान से, MC इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा DC। डेल्टा TC मतलब क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन डेल्टा आउटपुट। डेल्टा मीन्स चेंज,
इधर ध्यान देना। मेरे एग्जाम्पल के अंदर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सर, 1000 पेन थे और ये क्या था मेरा आउटपुट, क्या था आउटपुट। मैंने अच्छा 1000 पेन को जब मैंने मैन्युफैक्चर किया तो मेरी कॉस्टिंग कितनी थी बोलो, ₹10,000। दैट वाज व्हाट माय टोटल कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? और इसको नाम देता हूं मैं ओल्ड कॉस्ट, ओल्ड कॉस्ट। ठीक है सर, जब मैंने एक फालतू मार्कर बनाया, ये पहुंच गया 1001 पर पहुंचा, एक फालतू बनाया मार्कर, मेरी जो कॉस्टिंग थी वो करीबन पहुंच गई 10,100। ये क्या है? अगेन ये मेरा क्या है? टीसी है, बट दिस टाइम इट इज न्यू कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट है? ओल्ड कॉस्ट। ये कितनी है? न्यू कॉस्ट। हम क्या सीख रहे हैं? हम क्या सीख रहे हैं कि जब मैंने एक एक्स्ट्रा मार्कर बनाया, एक फालतू बनाया, तो मेरा कितना एडिशनल कॉस्ट बैठा, कैसे निकालूंगा? वी विल यूज दिस फॉर्मूला। बताओ कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? डेल्टा टीसी मतलब क्या होता है? आपकी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया। पहले ये थी 10,000, अब कितनी हो गई? कितना चेंज आया सर? 100 का चेंज आया। लिखो यहां पे अपॉन अपॉन। आउटपुट कितना चेंज हुआ? पहले 1000 था, अब 1000 कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हुआ एक्स्ट्रा? 1। तो सर आपका एडिशनल कॉस्ट कितना आया? सर इसका मतलब साफ है कि आपने जो एक एक्स्ट्रा पेन बनाया 1000 पेन के बनने के बाद, उसने तुम्हारी 100 रुपए कॉस्ट खाई है। क्या खाई है? 100 रुपए कॉस्ट खाई है। अब जरा 2 मिनट के लिए सोचो, बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा? टोटल कॉस्ट को कम करूं या मार्जिनल कॉस्ट को कम से कम रखूं? मार्जिनल कॉस्ट को मैं कम रखूं। क्यों सर? क्योंकि जब तक आपकी मार्जिनल कॉस्ट कम नहीं होगी ना, आपका प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। बात समझ में आ रही है? आप अगर देखो ना, कैलकुलेट अगर आप करो, सर 10,000 कॉस्ट थी आपकी और आपने मार्कर बनाए थे कितने? एक पेन पे कितनी कॉस्टिंग आ रही थी आपकी? कैंसल एंड कैंसल। कितनी आ रही थी सर? 10 रुपए पहले हर एक पेन खा रहा था। अब वो जो एक एक्स्ट्रा तुमने पेन बनाया ना, उसने पूरा 100 रुपया खाया। बड़ी है? नहीं बड़ी। तुम्हारा ध्यान कहां है? तुम्हारा ध्यान कहां है? पहले हर एक पेन कितनी लागत तुम्हारी खा रहा था? 10 रुपए। जब तुमने एक एक्स्ट्रा मार्कर बनाया 100 रुपया, तुम्हारी कॉस्ट क्या हो रही है? बढ़ रही है ना सर। इसका मतलब है कि 1000 के बाद जो तुमने एक एक्स्ट्रा मार्कर बनाया सर, उसने तुम्हारी 10 रुपीज ने तुम्हारा 100 रुपया खा गया। इसका मतलब क्या है सर? आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है। और अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा क्या बढ़े, प्रॉफिट बढ़े, तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि इसको उल्टा हम 10 से 9 पर कैसे लेकर आए? नहीं है? बोलो भाई, ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जरा एक मिनट पूरा का पूरा टॉपिक देखो लिखा क्या, फिर उसके बाद ही हम बात करेंगे आगे। यहां पे एक और बात लिखी हुई है कि MCN हम कैसे निकाल सकते हैं, और इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। ये क्या है तुम्हारा? दिस इज योर व्हाट? ओल्ड कॉस्ट। ये क्या है तुम्हारा? न्यू कॉस्ट। अच्छा सर ये न्यू कॉस्ट है, ये कौन सा? ये आपका ओल्ड कॉस्ट है। ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, बात तो एक ही हुई। जरा देखो यहां पे एक बार, MCN का मतलब क्या है? nth टर्म। क्या बोला? nth टर्म। यहां पे क्या आएगा सर? हमने जो एक एक्स्ट्रा बनाया, क्या लिखूंगा यहां पे? MC1001। वो जो 1001वां पेन बनाया, उसका MC कितना आ रहा है? कैसे निकालूंगा? 10,100 माइनस 10,000 कितना आएगा? 100। सर वो जो आपने एक्स्ट्रा पेन बनाया, उसकी कॉस्टिंग आपकी 100 रुपये आई है। दैट इज योर अगेन क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट। मतलब दो अलग अलग मेथड से निकालने के लिए आंसर आपका सेम ही आएगा हर बार। बात समझ में आ रही है? एक पॉइंट लिखा हुआ है, MC इज नॉट अफेक्टेड बाय द फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? मार्जिनल कॉस्ट क्या नहीं होता कभी भी? फिक्स्ड कॉस्ट से अफेक्टेड नहीं होता। आओ साबित करें। हम क्या करने वाले हैं? हम प्रूफ करने वाले हैं। ध्यान देखना, MCN इज इक्वल टू क्या होता है? देखो आपकी बुक में क्या लिखा है? TCN माइनस TCN माइनस 1 होता है।
भाई यही तो होता है ना। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? टी एफ सी प्लस टीवीसी। सही है। अच्छा एक बात बताओ, जहां जहां पर टीसी है, क्या इस वाली टीसी की वैल्यू मैं वहां पर डाल सकता हूं? हाँ डाल सकता हूं। आओ देखिए कैसे डलेगी। जो फॉर्मूला मैंने इसके बाद लिखा था उसको ध्यान रखना। पक्की बात है। चलो देखो, एम सी एन इज इक्वल टू क्या था बताना? टी एफ सी एन प्लस टी वी सी एन ब्रैकेट क्लोज। क्या